आपको आपके टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 16 पढ़ाऊंगी, बूढ़ी अम्मा की बात, जो कि संकलित से ली गई है। बूढ़ी अम्मा की बात, जैसा कि इसके शीर्षक से ही पता लगता है कि देखो अम्मा संज्ञा है ना, और बूढ़ी विशेषण। अम्मा की विशेषता बता रहा है बूढ़ी, इसलिए बूढ़ी विशेषण हुआ। तो बूढ़ी अम्मा मतलब मां है या कोई औरत है जो कि बुजुर्ग है, और इस तरह से बुजुर्ग महिला ने जो बात की है, जो सीख दी है, जो सबक दिया है, वह इस पाठ में बताया। तो इस पाठ का सारांश क्या है? इस पाठ में बूढ़ी अम्मा ने क्या बताया कि प्रत्येक मनुष्य को अपना काम समय पर करना चाहिए। समय के महत्व को दर्शाया है, समय के महत्व को बताया है कि प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो अपना काम समय पर करे। प्रकृति अपना काम खुद ब खुद अपने समय पर करती है। यदि प्रकृति अपना काम समय पर नहीं करती तो उसके जिम्मेदार हम मनुष्य हैं। कारण मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया, इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने स्वार्थ के लिए उसने जंगलों में से पेड़ों को काट दिया है। जंगलों से पेड़ काट देने के कारण अब पेड़ों से ही बारिश आती है, तो पेड़ों के काट देने के कारण बेसमय जब मौसम नहीं होता तब बारिश आती है, बारिश नहीं आती। इस कारण से दुर्भिक्ष अकाल पड़ता है। या तो अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है। अनावृष्टि यानी बिल्कुल भी बारिश नहीं, अकाल पड़ जाना। अतिवृष्टि मतलब बाढ़ का आ जाना, भूकंप आना। लोग मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए समुद्र को पीछे 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 धकेल दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली है, तो इस तरह से सुनामी आती है, इस तरह से भूकंप आते हैं, इस तरह से अनेक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ये सब हम उनको आमंत्रित करते हैं, आओ। क्यों? क्योंकि हम उनका दोहन, हम प्रकृति का दोहन करते हैं। दोहन मतलब प्रकृति को हम निचोड़ते हैं। दोहन का मतलब होता है इतना दोहन, दोहन मतलब होता है घुमा घुमा के, घिस घिस के किसी चीज को खत्म करने की कोशिश करते हैं कि वो एक दिन प्रकृति शांत स्वभाव की होती है, लेकिन प्रकृति कितने दिन शांत रहेगी? आप किसी की स्वतंत्रता को हनन करेंगे तो कितने दिन करेंगे? एक ना एक दिन तो फट जाता है। ठीक वैसे प्रकृति शांत है, हम प्रतिदिन उसके ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं, जबकि प्रकृति तो ईश्वर ने सबके लिए, जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए बनाई है, लेकिन हम जीव जंतुओं को भी हटा देते हैं। सब कुछ अपना है, हमारा है। लालच बढ़ता जा रहा है मनुष्य का, और इस कारण से प्रकृति का दोहन किया जा रहा है, और इस कारण से प्रकृति इतनी जोर से गुस्सा होती है कि प्रलय आती है ना। तो इसलिए यहाँ पर बूढ़ी अम्मा ने बताया है कि आपको अपना काम समय पर करना चाहिए। यदि आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करते, प्रकृति को परेशान नहीं करते, तो प्रकृति भी अपना काम समय पर करती है। जो हमारी ऋतुएं हैं 6 की 6, वो 6 की 6 ऋतुएं आती है। नहीं आने के कारण हम, नहीं समय पर कोई काम करने का कारण हम, प्रकृति दोषी नहीं है। इसलिए प्रकृति अपना काम समय पर करेगी, प्रत्येक मनुष्य को अपना काम समय पर करना चाहिए, इस पाठ में बताया है। निकालिए अपने नोटबुक और टेस्ट बुक, टेस्ट नोटबुक भी निकालिए, शब्दार्थ लिखिए। देखो, एक था किसान, गोमा मोरी नाम था उसका, गुजर बसर लायक खेती थी, एक गाय एक जोड़ी बैल, 20 बकरियां थीं, छोटा सा घर के सामने पशु बांधने का बाड़ा। 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई थी, न फसलें हुई थी न चारा। इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा ही रह गया, वर्षा की कोई आशा ही नहीं बंधी थी। खेत जोत कर क्या करूंगा? गोमा ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा। वह बैलों को हाँकते हुए वापस घर की ओर चल पड़ा। क्या बोल रहा है? एक किसान था, उस किसान का नाम गोमा था। नाम सुन रहा है? गोमा। और उसके पास गुजर बसर, देखो आपने कभी समास अभी पढ़े नहीं है। द्वंद्व समास होता है जहां पर छोटा सा योजक चिन्ह लगता है। योजक चिन्ह तो मैंने आपको पढ़ाया ना, दाल रोटी ऐसे सीखा ना, योजक चिन्ह बीच में लगाना, तो इसको योजक चिन्ह बोलते हैं, छोटे से डैश को। तो इस तरह से योजक चिन्ह जब लगता है तो हिंदी में जब कन्वर्ट करते तो गुजर और बसर,
गुजर और बसर में क्या मतलब है? गुजर यानी होता है गुजारा होना, बसर यानी रहना। उस गोमा के पास जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा था या खेती थी कि वह उस पर जो फसल उगाता था, उस फसल को उगाकर काटकर जब बेचता था तो उस बेचने से जो पैसा मिलता था, उस पैसे से उसके घर की पूर्ति हो जाती थी। पूर्ति का मतलब गुजारा होना, उसके परिवार का भरण पोषण होना। ठीक है, तो इस तरह से उसके परिवार का गुजारा हो जाता था। बसर यानी रहने लायक स्थान था। तो इस तरह गोमा के पास जो छोटी सी खेती थी वह उसके गुजर बसर करने लायक थी। इसका मतलब उसको अपनी खेती बाड़ी के साथ ज्यादा, क्योंकि ज्यादा सुविधाओं में किसान रहते नहीं है, तो जितनी भी उसके पास सुविधा थी उस सुविधा में वह खुश था। लायक मतलब उसके अनुपात में, उसके हिसाब से। उसके पास और क्या था खेती के अलावा? एक गाय थी, एक जोड़ी बैल। जोड़ी मतलब होता है दो, तब दो को एक साथ लिखा जाता है तो जोड़ हो जाता है। जोड़ मतलब प्लस करना है ना, तो जोड़ी मतलब होता है एक जोड़ी। जोड़ी मतलब दो लोग। एक तो गाय थी, एक जोड़ी बैल। एक जोड़ी में मतलब दो बैल थे, बैल या ऑक्स। और 20 बकरियां। गॉड थे उसके पास 20, तो कितने हुए? 23 जानवर हो गए ना। और उसका जो घर था वह कैसा था? छोटा सा घर था, सुखी घर था। घर के सामने उसका छोटा सा घर था और घर के बाहर मतलब सामने पशु बांधने का बाड़ा, जहां पर जो आपके पालतू पशु होते हैं उनको रखने की जो जगह होती है, उन पालतू पशुओं को, जैसे गाय बैल होते हैं तो उनके गले में खूंटा, उनके गले में डोरी डालकर खूंटा होता है लकड़ी का जो होता है उसके ऊपर बांध दिया जाता है, जिससे कि वो इधर उधर भागे दौड़े नहीं। ठीक है, तो इस तरह से उसको वो जो जगह होती है उसको कच्चे दीवारों से ईंट रख के चुनवा दिया जाता है या झोपड़ी के रूप में बना दिया जाता है, जिससे पशुओं को ठंड नहीं लगे और वह उनका आवास घर हो जाए, तो बोलते हैं बाड़ा। तो उसके घर के सामने, उसका घर तो पक्का था और उसके घर के सामने एक पशुओं को बांधने का बाड़ा था। 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई। बरसात तो हो रही है, अकाल नहीं पड़ रहा है, लेकिन 3 साल हो गए, धीरे धीरे बरसात कम होती जा रही है। इसलिए जो जमीन है वह जमीन प्यासी है, वह जमीन बरसात के पानी के लिए व्याकुल है। तो 3 वर्ष से बरसात कम हुई है, न फसलें हुई हैं और न चारा। ऐसे समय में देखो, पहली साल जब बरसात कम होती है तो थोड़ा बहुत पानी जमीन के अंदर होता है, लेकिन 3 साल तक जब बरसात कम होती जाती है तो जमीन के अंदर का पानी रसातल में चला जाता है और भी नीचे डीप चला जाता है, और इस तरह से ज्यादा डीप जाने के कारण जो ऊपरी जमीन है वह ड्राई हो जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, दरार पड़ जाती है। इसलिए न तो वहां पर चारा होता है, चारा मतलब होता है पशुओं को खाने का घास या पशुओं को खाने का पदार्थ, उसको चारा कहते हैं। मनुष्य जो खाते हैं वो अनाज और जो पशु खाते हैं वो चारा। तो चारा और अनाज मतलब जैसे गोदी या गेहूं को उगाया गया, तो गेहूं को जब फसल तैयार होती है तो ऊपर जो गोदी की जो बालियां आती हैं, उन बालियों को तो हम और आप खाते हैं, और उसके नीचे का जो डंडी होता है उसको ड्राई करके कट कर दिया जाता है, उसको चारा के रूप में पशुओं को खिलाया जाता है। तो पता है ना आपको, तो फसल की हर चीज सबके काम आती है, ऊपर का हमने खाया और नीचे का पशु को खाते हैं। तो इस तरह से ना तो फसल हुई और ना ही पशुओं को खाने के लिए चारा हुआ। इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा ही रह गया। मैंने आपको आषाढ़ के बारे में पढ़ाया था ना कविता में, आषाढ़ का पहला दिन। इस साल भी, इस वर्ष यानी इस साल भी आषाढ़ सूखा रह गया था। 2-3 साल से आषाढ़ का मतलब होता है जब पहली बारिश गिरती है, बरसात का पहला दिन, मौसम होता है ना बरसात का, तो बारिश का पहले दिन को बोलते हैं आषाढ़ का महीना, उस दिन से बारिश चालू होती है। तो इस साल भी आषाढ़ का दिन सूखा रह गया, मतलब बारिश नहीं हुई। सूखना मतलब गीला नहीं हुआ, गीला कैसे होता है? बारिश होता है, पानी से होता है। वर्षा की कोई आशा नहीं बनी थी,
ऐसा नहीं लग रहा था कि चलो आज बारिश नहीं हुई तो 10-5 दिन में बारिश हो जाएगी। बारिश आने को देखो गर्मी होती है उसके बाद बारिश आती है, तो बारिश जब आने को होती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तब जाकर बारिश होती है ना। तो ऐसे मॉइस्चर बढ़ जाता है, जब नमी बढ़ जाती है तब बारिश आती है। तो जब नमी नहीं बन रही है तो इसका मतलब बारिश आने की आशा दिखाई नहीं दे, आशा मतलब दिखाई नहीं दे, आशा दिखाई नहीं दे रही। खेत जोतकर क्या करूंगा। गोमा एक लंबी सांस छोड़ी और मनी मन सोचा। जो गोमा किसान है इसके खेत के बारे में, इसके बारे में बता दिया। अब वह सोच रहा है अब मैं खेतों को जोतकर क्या करूंगा। अरे खेत तो तब जोतूं ना जब बारिश आएगा, जब मुझे लगे कि बारिश आने वाली है और काले काले बादल छाने वाले, तो मैं खुश होकर के खेत जोतूं। जोतना मतलब होता है हल चलाना। मैं अपने खेतों में हल चलाऊं, लेकिन अब खेत को जोतकर क्या करूंगा, दूर दूर तक तो बारिश की निशान दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। वह बैलों को हाँकते हुए वापस लेते हुए चल रहा। खेत में खड़ा हुआ गोमा सोच रहा है मैं खेतों को जोतकर क्या करूंगा, कोई फायदा नहीं। ऐसा सोचकर अपने जो दो बैल हैं, जो बैलों का जोड़ा है, उनको हाँकते हुए, हाँकना मतलब चलाते हुए, ऐसे करते हैं ना अपने जानवरों को चलाते हैं, तो जानवरों को चलाने की आवाज निकालते हुए, हाँकते हुए गोमा अपने घर की ओर चल पड़ा। एक दो शब्द आप तो एक दो ही ज्यादा नहीं लिखिए, शब्दार्थ लिखिए। जोड़ी समझ में आ गया ना, जोड़ी मतलब दो, जोड़ी, जोड़ी का मतलब दो। बाड़ा समझ गए ना, पशु बांधने की जगह, या ऐसे लिख लो बाड़ा, बाड़ा लिख लो। बाड़ा का मतलब होता है पालतू जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, पालतू पशुओं को रखने की जगह। हाँकते हुए, हाँकना मतलब होता है चलाना, हाँकते हुए या हाँकना है चलाना। वह अपने बैलों को हाँकते हुए घर की ओर चल पड़ा, घर की ओर निकल गया। अगले दिन गोमा बड़े सवेरे सोकर उठा, गाय बैल बकरियों को बाड़ी से निकाला, उसकी पत्नी बकरियों को घेर कर उन्हें चराने चली गई। उसने फिर हिम्मत बटोरी, हल को बैलों के कंधे पर रखकर चल पड़ा खेतों की ओर। रास्ते में उसे कई किसानों ने टोक कर कहा, अरे गोमा खेत जोतने से क्या होगा, वर्षा के तो कुछ आसार दिखाई नहीं दे रहे। गोमा ने सबकी बात सुनी, कई बार उसका मन डामाडोल भी हुआ, पर उसने हिम्मत रखकर कुछ सोचकर खेत पर पहुंच गया। अब इस पैराग्राफ में बताया गया लोगों को खुद घर पे अपने काम है नहीं, लेकिन दूसरों को उंगली करते हैं, दूसरों की ओर, दूसरों को परेशान करने की आदत होती है। तो ऐसे में आपको लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, आपका दिल, आपका मन जो कहता है वही काम करना चाहिए। तो ऐसे ही अगले दिन, एक दिन तो गौ अपने घर पे वापस ले गया अपने बैलों को, दूसरे दिन जल्दी सवेरे मतलब होता है जल्दी सुबह, जल्दी उठ सोकर उठा कौन, गोमा, और बैल बकरियों को अपने बाड़े में से निकाला, और उसकी पत्नी ने सारी बकरियों को लेकर चराने चली। चराने मतलब घर से दूर, जहाँ पर पहाड़ी होगा या कोई खेत या कोई खुला स्थान होगा जहाँ पर छोटी मोटी घास, सूखी घास उग रही होगी, जिनसे उन बकरियों का पेट भर सके। तो पत्नी उन 20 बकरियों को लेकर चराने चली गई, और गोमा ने हिम्मत बटोरी मतलब हिम्मत को इकट्ठा किया, अपने मन की जो शक्ति खत्म होती जा रही थी, अब क्या करूंगा, मन उदास होता जा रहा था, उस उदास मन को समझाकर हिम्मत को इकट्ठा किया, और अपने हल जानते हो जिनसे खेतों को जोता जाता है, मैंने इतने से ना आपको हल क्या होता है, लकड़ी का ऐसा लंबा होता है जिसके ऊपर तिकोने तिकोने से फर लगे होते हैं, कांटे के जैसे लंबे वाले, और उनके ऊपर किसान और किसान के लिए भी खड़े रहते हैं, बैल चलता रहता है और खेत जमीन से उतरता रहता है। आजकल ट्रैक्टर चल गए, पहले पशु चलाते थे, बैल चलाते थे। तो इस तरह
गोमा ने हिम्मत हिम्मत बटोरी, इकट्ठी की। आज देखा जाएगा जो होगा सो, और हिम्मत बटोर कर वह अपने दोनों बैलों के ऊपर जो हल था लकड़ी का उसको रखा और खेतों की ओर चल पड़ा। रास्ते में अनेक किसानों ने उसे टोका। टोकना मतलब चलते हुए को रोक कर बोलना, अरे गोमा तू ऐसे मौसम में अपने खेतों को जोतने जा रहा है, खेत जोतने से होगा क्या? तो खेत जोत भी देगा तो क्या होगा, बारिश तो आएगी नहीं, और जब तक बारिश नहीं आएगी किसान कभी अपने खेत उगा नहीं सकता, अपनी खेती उगा नहीं सकता। क्यों? किसान के लिए खेती जब भी उगेगी जब बारिश का पानी गिरेगा, बारिश का पानी गिरेगा तभी तो जमीन पानी लेगी। किसान ऊपर से कितना पानी डालेगा, जमीन के अंदर भी तो पानी होना चाहिए, जमीन के अंदर तो पानी नहीं, नीचे पहुंच गया पानी, रसातल में पहुंच गया। तो ऐसे में तू कितना भी खेत जोत ले क्या होगा, इसका मतलब। और लोग यदि कोई आप काम करते तो उसको उस काम को करने में आपको परेशानी देते हैं, ये बाधाएं, ये तकलीफ देते रास्ते में, या आपको काम करने में रुकावट पैदा करते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे अनेक लोगों ने, किसानों ने गोमा को टोकते हुए कहा, गोमा अब खेतों को जोतकर क्या होगा, वर्षा के तो कुछ लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। आशा मतलब लक्षण, कोई तरीका नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दिख नहीं रहा दूर दूर तक कि बारिश आएगी। गोमा सबकी बात सुनता है और कई बार उसका मन डावाडोल, डावाडोल मतलब होता है स्थिर, स्थिर नहीं है, एक जगह चंचल हो रहा है। डावाडोल मतलब चंचल होना। क्यों हो रहा है? आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते में जाते जाते दो रास्ते हैं, एक इधर जाता है एक इधर जाता है, आपको रास्ता पता नहीं है कौन से रास्ते पे जाओ। आप अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी में बैठे और सोच रहे हैं किस रास्ते पे जाऊं, इस पे जाऊं, इस पर जाऊं, इस पर जाऊंगा तो क्या ये मेरा गांव मिल जाएगा, इस पे जाऊंगा तो मिल जाऊंगा। तो ये होती है अस्थिरता, चंचलपना, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कई बार उसका मन लगता है कि नहीं मैं घर चला जाऊं, कई बार मन कर रहा है अरे ये लोग तो ऐसे बोलते रहते मैं तो अपने खेत जोतूंगा। दोनों ही कंडीशन में उसकी स्थिति कभी इधर की तरफ जाती है कभी उधर जाती है, उसका मन डावाडोल होना मतलब मन अस्थिर होता है, चंचल होता है, एक जगह पर नहीं लग पाता है। फिर भी उसने हिम्मत रखी और हिम्मत रखकर लोगों की बातों को सुनकर भी अनसुना किया। सुनकर अनसुना, लोगों ने उसे बोला, सुना उसने सब कुछ, लेकिन किसी का कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हुए अपने जगह पर, अपने खेत पर पहुंच गया। फिर एक दो चार शब्द आप लिखते लिखिए। बड़े सवेरे, सवेरा मतलब होता है सुबह, सवेरे या सवेरा सुबह को बोलते हैं। बड़ा मतलब बड़ा सुबह मतलब अल सुबह, भोर, भोर भी बोलते हैं, ठीक है, भोर। भोर, भोर नहीं, भोर। उसने हिम्मत बटोरी, बटोरी मतलब इकट्ठी की, उसकी हिम्मत जो इधर उधर फैल गई थी, उसका मन चंचल हो रहा था, उसको उसने हिम्मत करके बटोरा, इकट्ठा किया, इकट्ठा करना। आसार, वर्षा के तो आसार नजर नहीं आ रहा, आसार है लक्षण, ऐसा मौसम में नहीं लग रहा कि बारिश होने वाली है। डावाडोल, डावाडोल मतलब होता है अस्थिर, चंचल। और इस तरह लोगों के द्वारा टोकने के बावजूद भी गोमा अपने खेत की ओर चल पड़ा। उसने आकाश की ओर देखा, अपने खेत पर पहुंच गया, उसने आकाश की ओर देखा, सूरज आग के गोले की तरह जल रहा था। उसने धरती को भी निहारा, खेती में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ गई थी। बैलों को देखकर उसकी दशा से भी चिंतित था, भूख प्यास सहन करते करते बहुत दुबले हो गए। वह थोड़ा निराश भी हुआ, उसे बैलों की दशा पर दया आई। उसने फिर एक लंबी सांस छोड़ी और खेत की मेड़ की वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा क्या करे वह, खेत जोते या उसे यूं ही पड़ा रहने दे। सोचता रहा,
थोड़ी देर बाद उठा, दुखी मन से बैलों को हाँक कर घर की राह पकड़ ली। उसने निर्णय कर लिया कि वह खेत नहीं जोतेगा जब तक कि वर्षा नहीं हो जाती। अब गौ माँ की मन स्थिति का वर्णन किया गया है कि जब आदमी परेशान होता है तो कैसी स्थिति से गुजरता है, और ऐसी स्थिति में निराशा भरे समय में मनुष्य निराशा की ओर ही जाता है। जो काम जब आदमी निराश होता है तो उसे सारी दुनिया फीकी नजर आती है, रंगहीन नजर आती है। तो ऐसी स्थिति में गौ माँ की स्थिति की मन स्थिति का दर्शन करते हुए बताया है। उसने आकाश की ओर देखा। जैसे ही गौ माँ अपने खेत में पहुंचा, किसान को क्या चाहिए? बादल चाहिए। बादल कहाँ होते? आसमान में होते। आकाश की ओर, आसमान की ओर उसने मुंह उठाकर देखा। क्या देखा? सूरज आग के गोले की तरह जल रहा था। आषाढ़ का महीना है, उसके बाद भी सूरज आग का गोला, सूरज को उपमा दी गई मानो आग का एक बड़ा गोला हो, इस तरह से वह जल रहा था। जल रहा था, आग जलती है ना, तो गोला आग का राउंड है, वो भी जल रहा था। धरती को, फिर उसने धरती को, पहले तो आसमान को देखा, सूरज को देखा, फिर धरती को। किसान के लिए तो धरती और आसमान दो ही चीज देखने के लिए होती है। आसमान बादल बरसाता है, धरती सोना बरसाती है। तो आज आसमान ना तो बारिश बरसा रहा है, ना धरती सोना बरसा रही है। आसमान आग बरसा रहा है और धरती टुकड़े टुकड़े होकर पड़ी है। तो उसने धरती को निहारा, आसमान को देखा, सूरज को देखा, फिर धरती को देखा। निहारना मतलब देखा। खेतों में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ गई। जब बारिश नहीं होती ना, धीरे 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 जब बारिश कम होने लगती है, तो जो सड़क, जो खेत होते हैं, जो जमीन होती है, फैल जाती है। फैलने के कारण उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, दरार पड़ जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रैक्स पड़ना, दरार पड़ना, थोड़ा सा गैप हो जाना, चीजों के अंदर क्रैक्स पड़ जाना। तो उसने देखा उसके जो खेत थे, उन खेतों में जिन पर हरियाली रहती थी, उन खेतों पर जिन पर खेती होती थी, आज उन खेतों पर गहरी, गहरी मतलब डीप, और चौड़ी यानी बड़ी, समझे? चौड़ी यानी बड़ी और गहरी यानी डीप दरारें पड़ गई थी, अर्थात जमीन फटने लग गई थी। जमीन के अंदर का पानी धीरे धीरे सूख गया था। मैं बैलों को देखकर उसकी दशा से भी चिंतित था। फिर उसने अपने बैलों को देखा, पहले आसमान को देखा, फिर धरती को देखा। आसमान में सूरज आग उगल रहा है, आग के गोले की तरह चमक रहा है। जमीन के दो टुकड़े हो गए, गहरी दरार पड़ गई है। अब तीसरा क्या काम आता है खेतों में? बैल, खेत जोतने के काम आता है। उसने बैलों को देखा, बैलों की दशा को देखकर चिंतित हो उठा। उनकी स्थिति, दशा मतलब अवस्था, उनकी सेहत को देखकर उसे टेंशन हो गई, चिंतित होना, चिंताग्रस्त होना। क्यों हो गया? क्योंकि जब इंसान को खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, जब अनाज नहीं है, तो बैलों के लिए चारा कहां से आएगा? तो प्रतिदिन उनको खाना नहीं मिलता, तो बैल कमजोर हो गए, दुबले यानी कमजोर हो गए। भूख प्यास सहन करते करते वे बहुत दुबले हो गए थे। वे कौन? बैल, दो बैल, जो दो बैल, बैल का जो जोड़ा था, वह भूख और प्यास सहन कर रहा था। भूख इसलिए चारा नहीं हो रहा था, प्यास इसलिए पानी नहीं था। भूख और प्यास, यहाँ पर भी द्वंद्व समास आएगा, और लगेगा ना योजक चिन्ह की जगह, भूख और प्यास। तो भूख और प्यास को सहन करते करते, डेली सहन कर रहे हैं, प्रत्येक दिन पानी पीने को नहीं मिलता, प्रत्येक दिन भोजन नहीं मिलता, इस कारण से उनका शरीर, बैलों का जो शरीर था, वो दिन प्रतिदिन कमजोर, दुबला मतलब कमजोर होता जा रहा है। वह थोड़ा निराश हुआ, थोड़ा सा, और पहले उसे अवसाद में घेर रखा था, चारों तरफ की त्राही त्राही जो मची हुई संसार में, उससे दुखी था। दूसरा, अपने बैलों की स्थिति को देखकर और ज्यादा अवसाद में और ज्यादा डिप्रेशन में आ गया। उसे बैलों की दशा पर दया हुआ है। उसे देखो, हर किसी को अपने जानवर प्रिय होते ना। अब बैल भी बहुत मेहनत करते थे, लेकिन आज बैलों की कंडीशन, दशा को देखकर, कंडीशन को देखकर, स्थिति को देखकर उसके मन में दया आ गई। फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ी। अब क्या करूं, मेरे पास कुछ भी करने को नहीं, अब मैं क्या करूं? जब आदमी डिप्रेशन में हो जाता है, निराशा में हो जाता है, तो समझ में नहीं आता क्या करूं। इसलिए इंसान को कर्म करते रहना चाहिए। कर्म नहीं करेगा ना इंसान, तो निराशा में, अवसाद में घिर जाता है। कर्म 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 करते रहेगा वो इंसान,
इंसान कभी भी दुखी नहीं होता, सुखी रहता है। दुखी ये कहता है अरे मुझे 1 मिनट में मरने को भी फुर्सत नहीं मिलती, क्या आपको सारा दिन काम 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 है, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी अंतरात्मा तृप्त रहती है, मैंने आज इतना काम किया, सुखी, रात को बिस्तर में गिरते ही सो जाता है। तो इस तरह से जो कर्म में लगा रहता है वही सुखी है। तो अब उसके पास कोई काम नहीं है, कंडीशन चारों तरफ खराब है, ना खाने को, ना पीने को, ना खेती करने को। जो किसान हर वक्त मेहनत करता है, 12 महीने मेहनत करता है, वही किसान भूखा प्यासा अपने बैलों की दयनीय अवस्था को देखकर दुखी हो रहा है और लंबी लंबी सांस लेता हुआ छोड़ रहा है। फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ी और खेत की मेड़ के वृक्ष के नीचे जाना बैठा। मेड़ मतलब होता है, देखो मेड़ का मतलब होता है, हम जब कोई खेती करते हैं, कोई फसल उगाते हैं, तो उन फसलों को पानी देते ना। तो यदि हम फसल को ऐसा करके एक बार में पानी दे तो पानी बह जाता है, तो उस पानी को रोकने के लिए, उस फसल में पानी ज्यादा देर रहने के लिए उसके मिट्टी का बॉर्डर बनाया जाता है, उसी बॉर्डर पर पैदल चलना होता है, चलते ना, उसको बोलते हैं मेड़। जिससे आप उसके अंदर जब खेत के अंदर पानी डालते तो वह पानी इधर उधर नहीं जाता, उसकी क्यारी अपने आप में सेपरेट होती है, आपको दूसरी चीज दूसरी जगह लगा सकते हो, उसको बोलते हैं मेड़। तो वो जो मेड़ होती है वहां पर वृक्ष लगाए जाते हैं जिससे कि पानी का कटाव कम हो। पानी या तो वृक्ष पी लेगा, हल्के वृक्ष लगाते हैं, नीम लगाते हैं, अनेक वृक्ष लगाते हैं, या फिर उनकी खेती बाड़ी करते हैं। तो इस तरह से वृक्ष लगाए जाते हैं बॉर्डर पर और उसके पास में मिट्टी का बॉर्डर दिया जाता है, उसको बोलते हैं मेड़। तो इस तरह से वो वृक्ष के पास में जो मेड़ लगी थी वहां पर जाकर बैठ गया। वृक्ष के पास क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत थी और वृक्ष में भी पत्ते नहीं थे, वो भी सूख गए थे, लेकिन वृक्ष अभी खड़ा था। वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे जाकर वह मेड़ के पास बैठ गया। अब क्या करें, अब क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, खेत जोतूं, घर जाऊं, क्या करूं, पानी नहीं है, मेरे मेरे बैल बीमार है, मैं कमजोर हूं, क्या करूं, यही सोच रहा है। खेत जोते है उसे ही पड़ा है, मन में क्या सोच रहा है, इन खेतों को जोतूं या रहने दूं, मन में कौन जोते, क्यों, लोगों ने उसे रास्ते में टोका तो उसके दिमाग में भी लोगों की बातें चल रही, क्या मुझे ऐसे कंडीशन में खेतों को जोतना चाहिए, यदि मैं खेत जोतूंगा तो कहीं बैल मर गए तो, ऐसी सारी स्थिति उसके अंदर ही अंदर मन स्थिति उसकी डावाडोल अस्थिर हो रही है, उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करें, इस खेत को जोतूं या पड़ा रहने दूं, मतलब छोड़ दूं। वह सोचता रहा, थोड़ी देर बाद वह उठा और दुखी मन से बैलों को हाँक कर घर की राह पकड़ ली। राह पकड़ना मुहावरा है, घर की राह पकड़ना है ना, घर की ओर चल दिया, घर की ओर जो रास्ता जा रहा था उस पर चल पड़ा। उस थोड़ी देर तो सोचता रहा, फिर उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब मैं खेतों को नहीं जोतूंगा, और ऐसा सोचकर, ऐसा निश्चय करके, निर्णय लेकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा, अपने बैलों को हाँकते हुए घर की ओर चल पड़ा। अब उसने निर्णय कर लिया था कि वह तब तक खेत नहीं जोतेगा जब तक कि वर्षा। अब उसने निश्चय कर लिया, अब वो जो बहुत देर से डावाडोल हो रहा था, अब उसका मन स्थिर है, अब वह डावाडोल नहीं हो रहा, अब उसका मन एक जगह कंट्रोल में। अब उसने निर्णय कर लिया कि वह खेत नहीं जोतेगा, कब तक नहीं जोतेगा, जब तक कि बारिश नहीं हो। समझ में आया? फिर से 2-4 शब्द और लिख लीजिए, फिर आगे पढ़ाएंगे। निहारना, उसने आकाश की ओर निहारा, निहारना मतलब होता है देखना, निहारना मतलब देखना। चिंतित, चिंतित मतलब होता है चिंता से युक्त या परेशान, चिंतित, चिंतित मतलब होता है परेशान, चिंताग्रस्त, चिंताग्रस्त। भूख और प्यास समझ में आ गया। दुबले, दुबले मतलब होता है कमजोर, शारीरिक कमजोरता को दुबलापन बोलते हैं, ठीक है, मैं कमजोर लिख देती हूँ, शारीरिक कमजोर होता है ना, शरीर से जो कमजोर होता है उसको दुबला बोलते हैं। दशा, दशा का मतलब होता है स्थिति,
दशा स्थिति। हाँ पहले मेड़, खेत की हदबंदी, खेत की हदबंदी, हदबंदी मतलब क्या होता है? हदबंदी हदबंदी का मतलब होता है जो खेत का जो बॉर्डर है, हमारे खेत की इतनी बड़ी सीमा है, इस सीमा को मैंने बांध दिया, उसको बोलते हैं हदबंदी। हद यानी सीमा, बंदी यानी बांध देना। ठीक है। रहा यानी रास्ता, निर्णय यानी तय करना, निश्चित निर्णय कर लिया उसने, तय तय करना या निश्चित होना, निश्चित करना, निर्णय लेना, निश्चित करना। उसके मन में निश्चित हो गया, उसने तय कर लिया कि वह अब जब तक खेत नहीं जोतेगा जब तक कि बारिश नहीं होगी। इस तरह से गोमा ने अपने खेतों को जोतने के लिए जो नहीं जोतने के लिए मन में निश्चित कर लिया। धूप काफी तेज थी। दूसरे दिन में और भी निराश हो गया। उसके पैर में आगे बढ़ने को थे, न पीछे जाने को। उसकी हिम्मत थी, उनमें हिम्मत ही थी, पीछे जाने की उनमें हिम्मत ही थी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसने बैलों को रोका और वहीं नीचे जमीन पर बैठ गया। अब धूप काफी तेज थी। जब वह घर की ओर चल रहा था, जब वह घर के लिए निकल पड़ा कि आज बहुत मैं खेत नहीं जोतूंगा, ऐसा सोचकर वह अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में बहुत तेज धूप थी। तेज है, तेज, तेज मतलब होता है अधिक, बहुत तेज धूप पड़ रही थी। दूसरे दिन का और निराश हो गया। देख रहा है दिन प्रतिदिन सूरज आग की तरह बढ़ता जा रहा है, तो बारिश के तो आसार दिखाई नहीं दे रहे, लक्षण दिखाई दे रहे, इसलिए वह और निराश हो गया। अवसाद उठने गिर गया। उसके पैर में आगे बढ़ते ने पीछे जाने की उसमें हिम्मत थी। अब वह रास्ते में चल रहा है, अपने घर से निकल गया है। प्रत्येक दिन घर से निकलता था अपने खेतों के लिए जाने के लिए, खेत पर जाता लौटा था। आज वह फिर से अपने खेत के लिए निकला, लेकिन खेत पर जाने से पहले ही उसने देखा धूप इतनी तेज है और निराश हो गया। अब ना तो उसके पैर खेत की ओर जा रहे हैं, मतलब खेत तक बढ़ रहे हैं, और ना ही पैर उसके घर तक जाना चाहते हैं। बीच रास्ते में खड़ा हो गया और रास्ते में ही एक पेड़ के नीचे उसने अपने बैलों को बांधा और वहीं पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, जमीन पर बैठ गया। तभी वहां एक बूढ़ी अम्मा आ गई। वह भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। गोमा ने पूछा, अरे ओ बूढ़ी अम्मा, कहाँ से आ रही हो इतनी तेज धूप में? तुम्हें किधर जाना है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तो नातिन से मिलने पास के गांव जा रही हूँ। लेकिन तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? यह समय तो खेत में हल जोतने का है, लेकिन तुम यहाँ आराम कर रहे हो। क्या तुम बीमार हो? तुम्हारे बैल बीमार है? कहीं तुम्हारा हल टूट तो नहीं गया? तभी जब वह मैं तो घर जा पा रहा था, मैं खेत, एक रास्ते में एक पेड़ के किनारे बैठ गई। तभी एक बूढ़ी अम्मा, बुजुर्ग महिला वहां आई और तेज धूप होने के कारण धीरे धीरे चल रही थी अपनी लाठी को टेकते हुए, तो धीरे धीरे आकर पेड़ की छाया में इस कारण से वह आकर वहां पर रुक गई। जैसे ही बूढ़ी अम्मा को इतनी तेज धूप में आते हुए देखा गोमा ने, तो उसने पूछा, अरे बूढ़ी अम्मा, तुम इतनी तेज धूप में जा कहाँ रही हो? क्या कोई और विशेष काम है? इतनी तेज धूप में तुम्हें किधर जाना है? तो बूढ़ी अम्मा ने बोला, मैं, अरे उसका नाम तो किसी को पता नहीं था कि उसका नाम गोमा है। तो बूढ़ी अम्मा ने बोला, मैं अपनी नातिन, नातिन मतलब होता है बेटी की बेटी, जो नवासी लिखा है ना, मैंने आपको एक संबंध दिखाया था लेखन में, नवासी को नातिन भी बोलते हैं, नाती और नातिन। तो इस तरह मैं अपनी नातिन या बेटी की बेटी से मिलने जा रही हूँ, और दूसरे काम में तो मैं तो जाऊंगी इसलिए, लेकिन मैं तो जा रही हूँ अपनी नवासी मिलने, लेकिन तू तो किसान है और इस समय तू यहाँ क्या कर रहा है? किसान होकर आषाढ़ के महीने में तू खेत जोतने के बजाय पेड़ के नीचे बैठा है, तू यहाँ क्यों बैठा है? क्या यह समय तो तुम्हारा खेत जोतने का है और तुम यहाँ आराम कर रहे हो? क्या तुम बीमार हो इसलिए आराम कर रहे हो? क्या तुम्हारे बैल बीमार है इसलिए आराम कर रहे हो? क्या तुम्हारे हल टूट गए
तो खेत जोतने के बजाय यहाँ पर विश्राम कर रहे हो। क्या तुम बीमार हो, तुम्हारा बैल बीमार है, तुम्हारा हल टूट गया, क्या परेशानी है, कहो। फिर से शब्दार्थ ले लेते, लेकिन ज्यादा 2-4 शब्दार्थ है, ज्यादा नहीं है, एक ही है। बुढ़िया मतलब तो समझ गए ना, विश्राम मतलब होता है आराम। आराम या अच्छा आराम या आराम, आराम का मतलब विश्राम। तुम यहाँ विश्राम क्यों कर रहे हो, क्यों आराम कर रहे हो, विश्राम क्यों रुके हुए हो, तुम्हारा काम इस वक्त खेत को जोतने का है। गोवा बोला नहीं अम्मा, न तो मैं बीमार हूँ, ना ही मेरे बैल बीमार है, मेरा हल भी नहीं टूटा है, टूटी है तो मेरी हिम्मत। अम्मा तुम तो जानती हो 3 साल से वर्षा ठीक ढंग से नहीं हुई है, इस साल भी यही हाल है, खेत जोत कर क्या करूं। अब दुखी है, बहुत दुखी है गोमा, अम्मा को बोल रहा है, अरे अम्मा, अरे बूढ़ी अम्मा, न तो मैं बीमार हूँ, ना मेरा बैल बीमार है, और ना ही मेरा हल टूटा है, लेकिन टूट क्या गया है, मेरी हिम्मत, मेरे अंदर जो शक्ति थी जिसे बटोर बटोर के इकट्ठा करके मैं प्रत्येक दिन खेत पर जाता था, आज तो मैं खेत पर भी नहीं पहुंच पाया हूँ। मेरी हिम्मत, मेरी शक्ति, मेरी दृढ़ता सब खत्म हो गई है। तुम्हें तो पता है 3 साल से वर्षा कम से कम हो रही है, और कम होने के कारण पृथ्वी का जल, पानी नीचे चला गया है, इतना नीचे चला गया है कि हम खेती नहीं कर सकते। तो अब मैं खेतों को जोत कर क्या करूं। बुढ़िया बोली, देखो बेटा, वर्षा तुम्हारे हाथ में है, यह तो प्रकृति पर निर्भर है, जब बादल बनेंगे तो वर्षा अवश्य होगी, तुम्हारा काम है खेत जोत जोत कर तैयार करना, तुम अपना काम समय पर करो, प्रकृति अपना काम अवश्य समय पर करेगी, वर्षा अवश्य होगी। बुढ़िया बोली, अब बुढ़ी अम्मा है, बुजुर्ग है, तजुर्बा है, उनको एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का, तो क्या बोले, देख बेटा, वर्षा बारिश का होना हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में क्या है, खेत को जोतना, हमारा क्या काम है, कर्म करना, अच्छे कर्म करना। तुम्हारा क्या काम है, तुम किसान हो तो तुम्हारा क्या काम है, खेतों को जोत जोत कर तैयार करना। तुम्हारा बरसात की चिंता नहीं करनी, क्योंकि तुम बरसात, तुम्हारा काम है बरसात देना, बरसात तो प्रकृति का काम है, तुम अपना काम समय पर करो, प्रकृति भी अपना काम समय पर अवश्य करेगी। आश्वासन दे रही है, अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से उसको समझा रही है कि बेटा, समय के महत्व को पहचानो, तुम अपना काम समय पर करो और कर्तव्यनिष्ठ होकर काम करो, प्रकृति भी अपना काम समय पर करेगी। गोवा पुनः अम्मा से बोला, अम्मा खेत बहुत कठोर हो गए, मेरे बैल दुबले हैं, इन्हें पेट भर चारा तक नहीं मिल रहा, पीने के लिए पानी तक की दिक्कत है, चारा पानी क्या, यहाँ के पेड़ों की पत्तियां तक खत्म हो गई, बेचारे बैल कैसे हल खींचे, वर्षा की आस हो तो हिम्मत भी बंधे। कोमा ने निराश नहीं सकती बात, इतना निराश है कि वो बूढ़ी अम्मा उसके अंदर आशा का संचार कर रही है, आशा डालना चाहते हैं, हिम्मत डालना चाहते हैं, लेकिन गोमा के अंदर हिम्मत नहीं आ रही है। क्या कह रहा है, अरे अम्मा, तुझे पता है ना 3 साल से बारिश नहीं हुई है, इस चलते ये जो मेरे खेत है ना, इनके अंदर ये कठोर हो गए, जब पानी बरसता है तो खेत की जमीन जो होती है सॉफ्ट होती है, उस पर हल चल सकता है, 3 साल से बारिश नहीं हुई है, इस कारण से ये जो खेत है वो कड़क हो गए, कठोर मतलब कड़क हो गए, सख्त हो गए, कठोर यानी सख्त हो गए, टाइट हो गए, और ये तो टाइट हो गए, और दिन खाना नहीं मिलने से मेरे बैलों को चारा नहीं मिलता, समय पर पानी नहीं मिलता, भूख प्यास सहन करते, इसलिए ये शारीरिक कमजोर हो गए। यदि ये बलिष्ठ होते, कमजोर नहीं होते, बलवान होते, खाते पीते, तो शायद ये कड़क जमीन को, खेती को जोत देते थे। अब खेती हो गई कड़क और ये हो गए दुबले, दोनों अपोजिट हो गए, तो ऐसे में खेत को कैसे जोता जाए, पानी तक की भी, खाना चारा तो छोड़ो, पानी की भी इनको परेशानी हो रही है, चारा पानी क्या, यहाँ तो पेड़ों की पत्तियों तक भी सूख गई हैं, पेड़ों की पत्तियां भी खत्म हो गई हैं, ऐसे में बैल हल कैसे खींचे, ये खींचेंगे तो मर नहीं जाएंगे, कितने कमजोर हो गए, वर्षा की तो आस दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देती है, और मेरे अंदर यदि शक्ति आए, हिम्मत आए कि मैं फिर से हिम्मत करके अपने खेतों पर जाऊं, तो कैसे जाऊं, दूर दूर तक तो बारिश दिखाई नहीं देती, दूर दूर तक तो धूप ही धूप दिखाई देती है, चारों तरफ तो ऐसा लगता है सूरज ने आग ही आग निकल रही है, ऐसे में मैं
कैसे अपने खेतों को जोतने की हिम्मत रखूं, उसने निराश मन से कहा। फिर से 2-4 शब्द लिख लीजिए। यह तो प्रकृति पर निर्भर है, निर्भर यानी आश्रित, निर्भर होता है आश्रित, कोई भरण पोषण करता है उसके ऊपर, उस पर होते हैं आश्रित। तो यह तो निर्भर प्रकृति पर है कि बारिश अवश्य होगी, बरसात भी आएगी, तुम अपना काम समय पर करो। तब गोमा कह रहा है इसमें कैसे हिम्मत करूं मैं, खाने पीने की दिक्कत नहीं है, बल्कि दिक्कत मतलब था परेशानी, कष्ट, तकलीफ। खाने पीने की दिक्कत नहीं, चारा पानी तक भी नहीं मिल रहा और पत्तियां तक खत्म हो गई, ऐसे में मैं कैसे आस मतलब होता है आशा, कैसे आशा करूं, कैसे हिम्मत रखूं, दूर दूर तक तो मुझे काले बादल दिखाई देते नहीं है। ऐसे में मैं अपने इन कमजोर बैलों से उस कड़क मतलब होता है कड़क, कठोर मतलब सख्त, कठोर यानी सख्त, कड़क, इन सख्त जमीन को कैसे कैसे उनसे जुतवाऊं, उन खेल बैलों से जुतवाऊं। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा तुम निराशा की बात मत करो, पेड़ों की बात भी तुमने खूब कही, पेड़ तो यहाँ सब लोग काट रहे हैं, देखो अब पेड़ भी कहाँ बचे, जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पत्तियां कहाँ से आएंगी, अगर पेड़ अधिक होते तो वर्षा भी अवश्य हो जाती, सारे जंगलों से पेड़ों की कटाई जा रही है, पेड़ नहीं होंगे तो हरियाली कहाँ से होगी, हरियाली नहीं तो वर्षा नहीं, लेकिन जो हुआ सो हुआ, अब तो तुम पेड़ों पर ध्यान दो, तुम निराश मत हो, खेतों में हल चलाओ, उन्हें हाथ जोतकर बोने के लिए तैयार करो, इस मौसम में कभी न कभी तो वर्षा अवश्य होगी। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराकर गोमा की हिम्मत बढ़ाई, वे उठी और लकड़ी टेकती अपनी राह चल दी। इस तरह से बूढ़ी अम्मा के द्वारा प्रोत्साहित करने पर भी वह गोमा निराश हो जाता है और निराश होने के बाद दुखी मन से बताता है कि किस तरह से मैं इनका खेत जोतूं। आज मैं ये चैप्टर यहीं खत्म करती हूँ। इस चैप्टर को हम यहाँ से कल फिर से पढ़ेंगे और साथ में ही यदि हमारा चैप्टर खत्म होता है तो हम प्रश्न उत्तर भी करेंगे। आप अब सबसे पहले एक चित्र, ये जो बूढ़ी अम्मा वाला चित्र है, इस चित्र को आप बना लेंगे, शब्दार्थ लिख लेंगे और आगे जो शब्दार्थ रहेंगे वो लिखेंगे, फिर प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू।